इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। और आज देश के सवाल में बहस इस बात पर होगी कि नाना करते इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां मिलकर जाति और धर्म के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे के साथ यह भी बड़े जोर शोर से कहा कि बहुत सारे मोदी चोर हैं। तो आज पीएम मोदी ने इसका करारा जवाब दिया। पीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि वो पिछड़ी जाति से हैं, इसीलिए राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी सारे मोदियों को चोर बता रहे हैं। सुनिए आज पीएम मोदी ने माढ़ा में क्या कुछ कहा। मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। पीएम मोदी के बाद उनके सिपह सालार गिरिराज सिंह भी सामने आ गए। गिरिराज सिंह ने सिद्धू के भाषण का वीडियो ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यह नए जिन्ना का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। कि विपक्ष की मानसिकता क्या है। विपक्ष ये चाहता है कि वोटोक्रेसी के लिए मुसलमान एकजुट हों और सिद्धू के बयान में जो कहा कि इतने % मुस्लिम हैं, ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जिन्ना के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारत की जनता इसे स्वीकारेगी नहीं। अगर ये बात सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी देश को बांटने के लिए इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जाति धर्म की इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने कह दिया कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति दरअसल इसीलिए बने क्योंकि वो कोली समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने गुजरात चुनावों में पिछड़े वोट बैंक को लुभाने के लिए ही उन्हें राष्ट्रपति बनवाया। अब ये घोषणा प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो रामनाथ जी कोविंद जो है राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा समझना रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति संविधान बैठाने के लिए और अडवाणी साहब छूट गए, वरना अडवाणी साहब को था। तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि देश के विकास की बात करने वाली पार्टियां सिर्फ चोर चोर और जाति धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगी क्या। सवाल यह भी कि चुनावी लड़ाई में राष्ट्रपति की जाति को मुद्दा बनाना कहां तक उचित है और सवाल यह भी कि हिंदुस्तान के चुनावी अंगने में पाकिस्तान का क्या काम है। चलिए इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जेटली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आसिफ भामला जी हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और हेमेंद्र सिंह बर्तवाल भी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। और मनीष अवस्थी जी हैं हमारे साथ, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले राजीव जेटली मैं आपके पास आता हूं। तस्वीर साफ है, जाति और धर्म के ही आधार पर चुनाव लड़ना है क्या। राहुल गांधी ने कुछ कहा मोदी सरनेम को लेकर, तो आप लोगों ने राहुल गांधी को जाति विरोधी बता दिया, पिछड़ी जाति को वो नापसंद करते हैं यह आरोप लगा दिया और उधर साध्वी प्रज्ञा को भोपाल में चुनावी मैदान में भी उतार दिया। राहुल गांधी जी ने एक चुनावी मंच के ऊपर खड़े होकर ये बात कही
कि जितने भी चोर होते हैं उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा होता है? आप बताइए, पूरे देश के जो भी ओबीसी के लोग हैं या जो भी मोदी समाज से आते हैं, जिनके पीछे मोदी लगा है, वो राहुल गांधी को चोर नजर आते हैं। कल को सभी गुप्ता चोर होंगे, परसों सभी शर्मा चोर होंगे, पूरा देश चोर होगा। केवल वो लोग चोर नहीं होंगे जो लोग सरकार का टैक्स खा के बैठे हैं, बेल पर बाहर हैं, जिनका काम ही चोरी करना है। उन्होंने पूरे देश को चोर बता दिया। तो आज राहुल गांधी से ये अपेक्षा बार बार इसके परिवार से की जाती थी, पहले भी। अपमान करना तो इनका पुश्तैनी काम है। बाबा साहब का भी अपमान किया, आपने देखा। बाबा साहब को दूसरा धर्म अपनाना पड़ गया, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया कि दलित समाज इनके सामने एक तुच्छ समाज था, छोटा समाज था। उनको 3rd डिग्री दे करके 3rd सिटीजन के तौर पे समझा गया विद इन दी पार्टी। और यही एक वजह रही कि बाबा साहब ने अपनी किताब में भी इस बात का उल्लेख किया कि मेरे साथ जो भेदभाव किया गया, उस भेदभाव की वजह से मुझे आज दूसरे धर्म में जाना पड़ा, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, इनकी बड़ी पुरानी परंपरा है। एक परिवार किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता। लेकिन राजीव जेटली परिवार ईमानदार लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सारे मोदियों को गिनाते भी हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आई थी, दोबारा बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जब राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में मोदी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ मोदी नहीं, उसके साथ कुछ नाम भी गिनवाते हैं। हाँ, उनके नाम गिनवाते हैं जिनके यहां पर राहुल गांधी रैंप पर चलने जाते थे, जिनको राहुल गांधी को इनवाइट किया जाता था जिनके फंक्शनों में, जिनके यहां पर रैंप चलते थे और अगले दिन उनको 1800 करोड़ रुपए की गिफ्ट दिया करते थे। वो आज भागे हुए हैं। राहुल गांधी के दोस्त इस देश में नहीं है। राहुल गांधी की सरकार ने जितने भी लोगों को बेनिफिट दिए, चाहे विजय माल्या को दिए, चाहे नीरव मोदी को दिए, वो इस देश में नहीं है, घबराए हुए हैं। ठीक है, वो इस देश के चौकीदार से डरे बैठे हैं। प्रज्ञा पर जो हाथ डाल के चला आगे बढ़ता हूं, चोरों के साथ सबकी मिली भगत थी। ठीक है, देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी के साथ जो हरकत करी, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया, कितने बुरे माहौल से उनको निकलना पड़ा, कितने बुरे उनको दिन देखने पड़े। मेरा सवाल ये था कि साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतारना, क्या पोलराइजेशन उसके पीछे वजह नहीं है? क्या ये धर्म के आधार पर चुनावी लड़ाई नहीं है? क्या धर्म से घबराए हुए थे इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ फर्जी केस बनाए? क्या धर्म से घबराए हुए थे इसलिए उनको ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर उनको अपना मल भी अपने पास रखना पड़ता था, उसके बीच में रहना पड़ता था? क्या धर्म ही एक वजह थी जिस वजह से इनको आतंकवादियों के जनाजों पर आंसू बहाने पड़े? क्या धर्म एक वजह थी? मैंने आपसे यही बोला कि आतंकवादियों की से मिलने के लिए जेल भी जाया करते थे कांग्रेसी लीडर। क्या धर्म एक वजह थी जिसके लिए मुस्लिम लीग से आपने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, उसके पीछे क्या वजह रही? पीएफआई के साथ आपने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, इसके पीछे क्या वजह रही? वो देश की बच्ची है, वो देश की बच्ची है, देश की बच्ची जिनको कांग्रेस पार्टी ने प्रताड़ित किया। वो देश की बच्ची है जिनके ऊपर राजीव जी एक कमेंट में दे दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जिनको अब चुनावी प्रचार के दौरान एक बात बताइए, चुनावी प्रचार के दौरान अब क्या धर्म का मुद्दा बार बार नहीं उठेगा? ये नहीं कहा जाएगा कि भगवा आतंकवाद शब्द किसने कहा? फिर क्या आतंक को धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा? ये सारी बातें चुनावी प्रचार के दौरान नहीं होंगी क्या? हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव नहीं थे तब जब भगवा आतंकवाद बोला गया था राहुल गांधी जी द्वारा। जब ये कहा गया था कि इस देश में अगर हमें खतरा है तो भगवा आतंकवाद से है, लश्कर-ए-तैयबा से हमें खतरा नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा तो इनका दोस्त है, उनके साथ तो इनकी गहरी दोस्ती है। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा के जिनके साथ संबंध है, जो पाए गए हैं पीएफआई, उसके संबंध मुस्लिम लीग के साथ है। चलिए ठीक है, अब मैं आता हूं। हम नहीं कहते हैं, ये तो बोल चुके हैं। ठीक है, तो नफरत है इस देश के। ठीक है राजीव जी, अब आलोक जी के पास मैं रुक करूंगा। आलोक जी एक बात बताइए, पहले चौकीदार चोरे का नारा दिया गया, बीजेपी ने पूरे देश के लोगों को चौकीदार बना दिया, आपका वो दाव फेल हो गया। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत सारे मोदी, कुछ नाम अभी तक गिनवा रहे थे, इसके बाद
अब वो कहते हैं कि बहुत सारे मोदी चोर हैं, तो जिसका सरनेम मोदी हो गया वो चोर कैसे हो गया? नहीं राकेश जी, उन्होंने कब कहा कि बहुत सारे मोदी चोर हैं? जरा बाइट दिखा दीजिए। नहीं, जिक्र हुआ है इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। और बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने बाकायदा नहीं राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, टू द पॉइंट पूरी बात सुना। एक मिनट सर, एक मिनट राजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलेंगे तो आप भी झूठ बोलेंगे, आपकी सार्थक हो जाएगी। राजीव जी, एक मिनट आलोक जी में आता हूं। मुझे केवल वो बाइट दिखा दीजिए जहां पर मोदी जी राहुल जी ने कहा कि सारे मोदी चोर हैं या बहुत सारे मोदी चोर हैं। अरे उसका मुझे एक बार नहीं, मुझे एक बार वो बाइट दिखा दीजिए। पहुंच गए कोर्ट इसको आधार बनाकर। नहीं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, उन्होंने क्या बोला मैं पूरी बात बता सकता हूं। कौन कोर्ट जा रहा है बताइएगा, मोदी लगा कौन कोर्ट में क्या कर रहा है वो एक अलग बात है, मुझे वो बाइट दिखा दीजिए। मुझे मोदी गलत आधार पर चले गए। देखिए आपने इतना समय दिया राकेश जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल। जहां तक बात अभी फर्जी केस की आई कि साध्वी के ऊपर, एक मिनट सर, एक मिनट, कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट का फैसला होगा सुशील मोदी जी के। राकेश जी या तो मुझे बोल लेने दीजिए, आप ही बोल लीजिए। अरे बोल तो रहा हूं कि बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। सुशील मोदी जी के बहन के अकाउंट में सृजन घोटाले के पैसे गए, किसी चैनल वाले ने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। मुद्दे पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि साहब वो साध्वी के ऊपर फर्जी केस हो गए और ऐसा हो गया। अरे भाई, पिछले 15 साल से तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपकी थी, और अगर उन्होंने कहीं पर उनका हाथ नहीं था तो 12 साल आपकी सरकार रहते हुए क्यों जेल में रही वो? मोदी जी की सरकार आने के बाद भी 3 साल जेल में क्यों रही वो? मुझे लगता है कि संवेदनशील विषयों को संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए। भगवा आतंकवाद की जो बात बार बार कर रहे हैं, सबसे पहले किसी अधिकारी ने, आरके सिंह ने लिया था भगवा आतंकवाद का नाम होम मिनिस्ट्री के बाहर बाइट देते हुए। वो व्यक्ति तो आपके यहां पर मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने बाकायदा नाम लिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, प्रेशर में दिया था। उन्होंने तमाम किसी जाति के ऊपर नहीं लिया। यही हुआ था जब 2014 में प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मेरे पिता की शहादत पर जो नीच किस्म की राजनीति हो रही है ये गलत है। मोदी जी ने कहा देखिए मुझे नीच कह दिया, मैं तो नीच हो गया। ये मोदी जी का विक्टिम कार्ड, देश के सभी मोदी जी विक्टिम कार्ड आप हमेशा से खेलते आए और आज भी आप जाति बताकर केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात पर नहीं जाति बताने में आप लोग पीछे हैं क्या? नहीं कहा। अगर है तो इंडिया न्यूज दिखाए, इंडिया न्यूज का क्रॉस मत किया करिए, मैं बार बार कहता हूं। नहीं, मुझे केवल ये बताइए, देखिए गलत तरह की बयानबाजी बीजेपी करती है, मोदी जी करते हैं, फिर एंकर ढपली बजाते हैं गलत तरीका। अगर आपके पास है तो मुझे केवल बताइए कि राहुल गांधी ने कब कहा कि सारे मोदी चोर हैं? अरे इसी को आधार बनाकर सुशील मोदी, उन्होंने केवल ये कहा कि उनके पीछे मोदी नाम लगा हुआ है। क्या ये सच नहीं है? नीरव मोदी और ललित मोदी, क्या ये सच नहीं है? अरे भाई, कोर्ट में जाए 500 बार, कोर्ट में जाए 500 बार, या बोले भी नहीं। कौन पूछ रहा है कोर्ट में जाने से? नहीं आलोक जी, कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, आप भी चले जाइए, मैं भी जा सकता हूं। जो आपने बयान दिया अभी, राकेश जी, जो आपने बयान दिया, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं। कोर्ट में पता है आपको इस बात का? उस बात आपने जो राहुल गांधी जी का नाम लेकर जो बयान दिया है, मैं भी कोर्ट जा सकता हूं। जवाब दीजिएगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं मैं भी आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं। मैं कह रहा हूं आपके खिलाफ भी और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ भी। ठीक है, राहुल गांधी ने भगवान लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी और आप भी बताइए, बाइट दिखाए मुझे कहां पर? पीसीआर को बोलिए बाइट। मैं आप दोनों के खिलाफ भी कोर्ट जा सकता हूं, मैं इंडिया न्यूज के खिलाफ भी कोर्ट जा सकता हूं। जेटली जी, मैंने आपको मना किया था बीच में आने के लिए। एक मिनट, मैं इंडिया न्यूज के खिलाफ भी कोर्ट जा सकता हूं। राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ी है जो टैक्स खा के बैठे हैं इस देश का, हमारे लिए कोर्ट मत जाइए। आलोक जी, इतना तेहे में मत आया करिए, आप सहिष्णु व्यक्ति हैं। अरे भाई, आप लोग सरकार में बैठकर क्या पकौड़े तल रहे हैं? अगर इस तरह से आप डराएंगे तो हम भी जाएंगे कि आलोक शर्मा हमको डरा रहे थे। वोट मांगने के लिए आरोप लगाते हैं क्या? वो 1,76,000 करोड़ का क्या हुआ? 2G में वो लोग सारे बरी हो गए आपके टाइम में। चलिए ठीक है, एक और सवाल आलोक जी, फिर उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। ठीक है, राजीव जेटली जी प्लीज, पूरी तरह ठीक है,
राजीव जेटली जी, आपको मैंने भरपूर वक्त दिया था, आलोक जी बड़ी शांति से सुन रहे थे, तो कम से कम उनको सुनिए तो ना, घोटाले तो उनसे मुझे सवाल पूछने दीजिए। अरे सबसे बड़ी बात तो हाई कोर्ट में प्रूव हो चुका है। एक मिनट राजीव जेटली चोर है, हाई कोर्ट में प्रूव हो चुका है। सेकंड सेगमेंट के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखिए। एक मिनट राजीव जेटली जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। भाई आप लोगों के 5 साल निकल गए, 5 लोगों के नाम बताइए कि भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में भेज दिया। आलोक जी ये लंबी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट जाना किसी का भी न्यायिक अधिकार है। सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और किसके एक मिनट राजीव जेटली प्लीज, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और किसके एक मिनट राजीव जेटली प्लीज, या तो आप दोनों लोग शांत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बैठा है, एक राजीव जेटली बैठा, 5 लोगों के नाम सुन लीजिए। अरे भाई तड़ी पार तो नहीं है, कम से कम मर्डर के केस में एक्यूज तो नहीं है। आप लोग 1 to 1 मर्डर के केस में एक्यूज नहीं है, ना तड़ी पार है। आलोक जी आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं या फिर राजीव जेटली के सवाल का जवाब? मैं कहता रहा हूँ 2 बाहर विदेश में बैठे हैं, एक मामा जी, अरे 5 नहीं 6 हो गए, मामा भी तो आए हुए यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों लोग शांत रहिए, मैं सेकंड सेगमेंट में आपके पास रोकिए ना भाई आप। ठीक है, आप सवाल पूछिए, मैं सवाल का उत्तर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं। मनीष जी एक बात बताइए, ये तो टोपी ट्रांसफर करने वाला हो गया ना कि हमने जाति धर्म की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम जाति धर्म की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, सब जिस हद तक जाति और धर्म का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जमकर हो रहा है इस्तेमाल। मेरा ये मानना है राकेश, जाति आधारित ध्रुवीकरण अब तीखा होता जा रहा है। जिस तरह से सारे नेता, चाहे वो सिद्धू हो, मेनका गांधी हो, एक दूसरे को डराने धमकाने और जाति आधारित ध्रुवीकरण करने पर ही मुझे ऐसा लगता है कि बड़े राजनीतिक दल आमदा हो गए हैं। और उसी के आधार पर देखिए, जाति का मतदान पर असर तो पड़ता है, लेकिन यही एकमात्र कारण रहेगा जिससे उनका जो प्रत्याशी है किसी भी राजनीतिक दल का वो जीत पाएगा, ये कहना गलत है। लेकिन जिस तरह से पिछली बदजुबानी चल रही है, जो जिसके मन में जो आ रहा है, बेलगाम बातें, एक दूसरे पर तीखे प्रहार, मुझे ऐसा लगता है कि अब नेताओं में ये हताशा दिख रही है कि वो अपना कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पास कहने को कुछ नहीं, और बस जाति और धर्म के नाम पर इस समाज को बांटकर अपने वोट सेकने के लिए ये काम और बयान जारी है। कौशल जी, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान का जिक्र बार बार क्यों होता है? गिरिराज सिंह सामने आ जाते हैं, राहुल गांधी को कह देते हैं कि वो जिन्ना का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यह सब कुछ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये कौन सा चुनाव है? देखिए, आप सबको पता है, पूरे देश को ये पता है कि जब हिंदू और मुसलमान की बात आएगी तो बीजेपी को फायदा होगा, और जब जातियों की बात आएगी तो कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी का नुकसान होगा। तो ये लोग इसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और यही वजह आप देखिए, ममता बनर्जी जी के यहाँ बांग्लादेश से कोई एक एक्टर आया था, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाँ वो आए थे। तो ये जो चीजें की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, प्राइमरी सर्विसेज के नाम पे कुछ नहीं बचता। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की जनता भी जाति और धर्म के झांसे में आके उनको वोट देती है। नहीं। तो मेरा ये मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि इस जो पर्टिकुलर जाति और धर्म के डिबेट से ऊपर उठ के देश के हित में जो भी है वो वोट करें, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी ना सुने जाति और धर्म के नाम पे। और ये जो मोदी जी का रिमार्क है, ये मतलब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर होने के बाद एक जाति की बात करते हैं और ममता बनर्जी एक विदेशी को लाकर के सामने जाते हैं। फिर ब्रेक का वक्त होगा। तैमूर जी एक बात बताइए, जाति धर्म पर ही चुनाव लड़ना है तो क्यों सारी पार्टियां ढपली अपना बजाती हैं कि साहब हम तो सिर्फ विकास की बातचीत कर रहे हैं, हम तो मुद्दों की चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। खुलकर आइए ना चुनावी मैदान में, बोलिए कि हम जाति और धर्म के आधार पर ही लड़ेंगे। नहीं, देखिए, खुलकर तो कोई भी नहीं आता है। सब लोग यही कहते हैं कि हम विकास का मुद्दा लेके बैठे हैं या हम इसका लेके बैठे हैं, पर ये हकीकत है, आप और हम जानते हैं कि हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं एक बड़े पैमाने पे। अभी कुछ समय से विकास भी एक मुद्दा बना है। और मुझे एक बार एक बहुत वरिष्ठ बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले मुझे कहा था, देखिए कोई चुनाव एक मुद्दे पे नहीं लड़ा जाता, अलग अलग मुद्दे होते हैं, और किस सेगमेंट को पॉपुलेशन के क्या मुद्दा पसंद आता है उस पे हम लोग अलग अलग लोगों को लुभाते हैं। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने जो ये बयान दिया है कि मेरी जात को करें, मैं नहीं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने या कोई भी लीडर जानबूझ के ऐसा बयान दे सकता है कि किसी पर्टिकुलर जात को एलिनेट करेगा। ये राहुल गांधी जी की ये तो फिर वही बात है ना कि ये चुनावी ट्रिक है। ये चुनावी ट्रिक तो है ना, लेकिन ये इनकी एक इमेच्योरिटी दिखाता है राहुल गांधी जी की, कि वो मोदी जी के ट्रैप में फंस गए हैं। ठीक है, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। राकेश, इसमें एक बात कहना चाहूंगा, ब्रेक पे जाने की मजबूरी है। मोदी केवल पिछड़े जाति में नहीं आता, मोदी मारवाड़ियों में भी आता है। मोदी नाम जो है, सरनेम है, ये समझना होगा कि केवल पिछड़ी जाति उसका सूचक नहीं है। मारवाड़ी समाज में भी, जो अग्रसेन समाज होता है, उसमें भी मोदी नाम आता है। ठीक है, आप किसी बात के साथ मैं एक ब्रेक लूंगा, भोजन वापस लौटते हैं।
धर्म की सियासत में आप लोग खुद को कहां खड़े पाते हैं? क्योंकि जब महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे की बातचीत आती है तो क्या मराठा समुदाय को खासतौर पर ध्यान में नहीं रखा जाता? देखिए, जातीयता की अगर हम बात करें तो अभी होड़ लगी है, स्पर्धा लगी कि कौन ज्यादा पोलराइज कर पाता है चुनाव को, कौन ज्यादा ध्रुवीकरण कर पा रहा है चुनाव को। ये देश का दुर्भाग्य है कि असल मुद्दों से हटकर जो विकास के मुद्दे जो पिछले चुनाव में इन्हें सत्ता में ले आए, उनको छोड़कर, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, जिसका ये राग आलापते रहे पूरे 5 साल, ये तमाम छोड़कर ये तमाम ऐसे इश्यूज पर, चाहे वो पिछड़ी जात का क्यों नहीं हो। अब क्या पिछड़ी जात, यहां किसी विरोधी पक्ष के मुंह से एक शब्द निकला चौकीदार, बस उसी पर आपने पूरी चुनाव की रणनीति तय कर दी। जहां किसी ने एक गाली बातों में कुछ शब्द कर दिया, उसी को एक मुद्दा बना दिया। तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की आदत भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नहीं, तो असल मुद्दों पर चुनाव लड़ कौन रहा है? आसिफ जी, असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी बताइए गोरेगांव में जो हुआ है, जो भीमा कोरेगांव में जो आपने किया है, जो पिछड़ी जाति के साथ इस पिछले 5 साल में जो पिछड़ी जाति ने सबसे ज्यादा परेशान और हताश अगर कोई है तो वो पिछड़ी जाति है, क्योंकि उन्हें ना न्याय दे पाए ना प्रावधान दे पाए जो आपने पिछले चुनाव में कमिट किए, चाहे वो नौकरी के माध्यम में हो या हेल्थ सेक्टर्स में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप अपने आप एक पार्टी का नाम बताइए जो सिर्फ असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक पार्टी का हमदर्दी, आप पिछड़े जातियों के आधार बताकर हमदर्दी लोगों से बटोरना जो चाहते हैं, तो देश की जनता आप मूर्ख नहीं है। नहीं, आप जानती है कि पिछले 5 साल से कोई भी चीज, एक पार्टी का नाम बताइए जो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। नौकरियों की बात करे वहां नहीं है, किसानों की बात करे वहां वो खुश नहीं है। आसिफ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम विपक्ष की है। आपने क्या कहा, फिर से कहिए, मैं सुना। आसिफ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये समस्या विपक्ष ने खुद पैदा की है। क्योंकि मोदी जब इलेक्शन में आए थे, जो ये गवर्नमेंट आई थी, वो हमेशा विकास की बात कर रही थी। तो आप लोग वो विकास को ढूंढ रहे थे और आप उसमें रफाल ले आए, आप उसमें चौकीदार चोर ले आए, आप उसमें जाति ले आए, आप उसमें भीमा कोरेगांव ले आए। ठीक है, नहीं, ये काम तो देखिए, ये दोनों तरफ से मुद्दा नहीं है। नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपने विपक्ष ने, मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विपक्ष ने घोटाले हुए हैं। आसिफ जी, मैं एक बार फिर सवाल आपसे पूछता हूं। आसिफ जी, एक पार्टी का नाम जो पाकिस्तान चले जाओ, पार्टी का नाम बताइए, आपकी भूमिका, एक पार्टी का नाम बताइए जो आपने कभी विपक्ष के साथ संजीदगी नहीं कर रही है। आपने विपक्ष को देशद्रोही हमेशा करार दिया है। नहीं, ठीक है, छोड़िए, अब आप फिर जवाब नहीं देंगे। आप जाति और धर्म की सियासत करिए तो ठीक है, दूसरे करे तो गुनहगार हो जाते हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं। या तो उन्हें पाकिस्तान जाने को कहोगे आप, ये लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आसिफ जी, मैं आऊंगा। सवाल यह भी कि हिंदुस्तान के अंगने में, चुनावी अंगने में पाकिस्तान बार बार क्यों आ जाता है? आलोक जी, आपने कुछ सवाल पूछा था, पहले मैं आपको जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 10 अप्रैल की चुनावी रैली थी बिहार के कटिहार में। आता है, अरे ठीक है, 1 मिनट, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, हमारे ठीक है, आतंकवाद को पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। ठीक है, हमने हमेशा विरोध किया है। ठीक है आसिफ जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। आसिफ जी, आपकी बात हो गई। आसिफ जी, प्लीज, उसके बाद प्लीज 1 मिनट। अरे भाई, 1 मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए। नहीं आसिफ जी, 1 मिनट प्लीज शांत रहिए। सरकार में आसिफ जी, 1 मिनट शांत रहिए। पुलवामा कहा जाता है, ठीक है, कोर्ट कहा जाता है। छोड़िए, नेताओं का बयान नहीं, पूरे देखिए कि किसने क्या कहा है। 1 मिनट आप शांत रहिए, मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। 1 मिनट आप शांत रहिए प्लीज। पुलवामा के शहीदों के नाम पर, ठीक है, 1 मिनट आप शांत रहिए। एक राहुल गांधी का बयान है, सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, गब्बर सिंह आ रहा है, अपना पूरा पैसा दे दो। नरेंद्र मोदी पैसा लेना चाहता है, ये मोदी को देना चाहता है, नरेंद्र मोदी को देना चाहता है। चाहे बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी कहते हैं। आलोक जी, जरा इस बाइट को सुनिएगा। आप डिमांड कर रहे थे ना, इस बयान को सुनिएगा।
पीसीआर प्लीज इस बयान को एक बार फिर से सुनवाइए। गब्बर सिंह आ रहा है, अपना पूरा का पूरा पैसा दे दो। नरेंद्र मोदी पैसा लेना चाहता है, ये मोदी को देना चाहता है, नरेंद्र मोदी को देना चाहता है। चलो बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कहते हैं। ठीक है आलोक जी, आपने बयान सुना, मैं आपको तारीख और जगह भी बताता हूं। 10 अप्रैल बिहार का कटिहार, वहां पर चुनावी रैली राहुल गांधी की। उन्होंने सवाल किया, एक बात बताओ, ये सब चोरों के नाम के आगे मोदी मोदी कैसे हैं? यानी जो मोदी है वो चोर हो गए। 3 चोरों के नाम बताए। 1 मिनट राकेश जी, नाम बताए ना उन्होंने। 1 मिनट आलोक जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तब तक राजीव जेटली मैं आपके पास आता हूं। एक बात बताइए, ये हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है या पाकिस्तान में? पाकिस्तान का जिक्र हिंदुस्तान के चुनाव में कैसे? देखिए, एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, कहने की बात है। अभी ये जो बीच में हमारे किसी साथी की आवाज आ रही थी जो बार बार कह रहे थे विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप ये देखिए, पूरी डिबेट के अंदर जब भी बात कही जा रही है तो मुसलमान को नहीं तोड़ा जा रहा, बार बार ये कहा जा रहा है पिछड़ी जाति, भीमा कोरेगांव, ये वाली जाति, वो वाली जाति। बहुत सुनियोजित तरीके से ये जातियों के आधार पे बांट के और अपील केवल मुसलमानों से करना चाहते हैं कि पूरा मुसलमान निकल के एक तरफा वोट करे, और वोट किसको करे ये भी निर्धारित खुद कर चुके हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि देश के विकास के ऊपर वोट कीजिए, किसानों के ऊपर वोट कीजिए। क्या मुसलमान किसान नहीं है? क्या मुसलमान जवान नहीं है? क्या धर्म की सियासत नहीं कर रहे हैं? मुसलमान महिला नहीं है? आलोक जी आपकी आवाज ठीक हो गई है, मैं आपके पास आता हूं, राजीव जेटली से सवाल पूरा हो जाए। आप लोग धर्म की सियासत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? आप भोपाल में उतारना क्या है? राजीव जेटली पॉइंट टू द पॉइंट जवाब दीजिए। राजीव जेटली पॉइंट टू द पॉइंट जवाब दीजिए। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उतारना क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसकी चर्चा होगी ना। ये क्या है? अरे भाई, आप क्या पूछ रहे हैं? मंदिर जाना का गुनाह है? मंदिर में जाना गुनाह नहीं है। मैंने कब कहा कि मंदिर जाना गुनाह है? कोई व्यक्ति को मैंने कब कहा कि मंदिर जाना गुनाह है? मंदिर में जाकर जब चुनावी रैलियों में व्यस्त थे गुनाह हो गया। मंदिर मतलब ये देखिए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? देश में आप अपने मंदिर को जाना भी, मंदिर में जाना भी आपके लिए, अब क्या बात कर रहे हैं? सुनिए तो सही मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। जी जी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर चुनावी प्रचार के लिए मना किया गया है तो उन्होंने मंदिर में जाके शरण लेके मैं मंदिर में भगवान की उपासना करना चाहता हूं, इससे भी इनको घबराहट होती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ये मंदिर में उपासना करेंगे तो इनको कहीं इस बात का फायदा ना मिल जाए। मैंने आपसे कहा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि एक भी बयान ऐसा बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि सभी हिंदू एकजुट होकर वोट करें। नहीं कहा। हमने कहा देश के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सर थोड़ा सा कान घुमाकर पकड़ लिया। गांधी ने क्या कहा है? कांग्रेस पार्टी ने भी सीधा सीधा, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी सीधा सीधा कहा, सिद्धू साहब ने मुसलमान केवल भारतीय जनता कांग्रेस को वोट करें। मेनका गांधी ने क्या कहा? वह मायावती जी कह रही है मुसलमान गठबंधन को वोट करें, गठबंधन को वोट करें। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा? वह ममता बनर्जी जेटली जी मनीष जी की बात का आपने जवाब नहीं दिया। मेनका गांधी ने क्या कहा? जिनको पता है मेनका गांधी ने क्या कहा जिसके बाद उन पर बैन लगा? से काम चलवाना है। मेनका गांधी ने क्या कहा? और राजीव दो बातें बताता हूं, एक वर्जित बयान होता है, एक अनुचित बयान होता है। सुन तो लीजिए, मेरी बात तो होने दीजिए पूरी। मैंने आपसे कहा एक वर्जित बयान होता है, एक अनुचित बयान होता है। वर्जित बयान का मतलब होता है आप पूरी तरह से बंटवारा कर रहे हैं देश के अंदर। अनुचित बयान होता है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ बातें बोल जाते हैं। अनुचित बयान दिया, उसका संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी करी। लेकिन वर्जित बयान का मतलब है कि आप देश का बंटवारा अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, और ये काम पहले से करते आ रहे हैं। ये काम नेहरू जी ने किया, ये काम इंदिरा जी ने किया, ये काम अब राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे राजीव जी, ये मत भूलिए, प्रधानमंत्री प्रयागराज में एक विशेष समुदाय के समाज के लोगों के पैर धोए हैं। आपके मुख्यमंत्री आज दलित के यहाँ जाके खाना खाते हैं, क्या सूचित करता है? हम तो कहते हैं दलित समाज के पैर छुए हैं, पैर धो के पिए उन्होंने। ठीक है, चलिए। दलित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, दलित समाज के पैर पिए, पैर धोए। वो मस्जिद में भी गए हैं, वो मंदिर में भी गए हैं, वो हर जगह गए हैं। कहीं पर यह अपील नहीं करी कि केवल मुसलमानों से आपका देश चलेगा, केवल उनका वोट लेके उनको करके तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। आलोक जी का ऑडियो ठीक हो गया, मैं जाता हूं।
आलोक जी, आपने राहुल गांधी की बाइट सुनी होगी या दोबारा सुनवाऊं? राहुल गांधी जब बोलते हैं कि एक बात बताओ, ये सब चोरों के नाम के आगे मोदी मोदी कैसे हैं? आपने एक लाइन से सारे मोदियों को चोर बता दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने राकेश, एक मिनट राकेश जी, देखिए मैं समझता हूं 3 मोदियों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि तीनों के नाम के आगे मोदी क्यों है। इसमें सारे मोदी कहां से आ गए? अरे सारे मोदी शब्द है क्या उसमें? सारे शब्द है क्या? आपने एक बात आपको बयान सुनाऊं क्या फिर से? तीनों नाम बकायदा उन्होंने क्या फिर से? राहुल गांधी कहते हैं कि एक बात बताओ। अरे मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट पर उन्होंने कहा कि उन तीन मुझे केवल राकेश जी, मैं चुपचाप बैठ जाता हूं भाई। ये सब चोरों के नाम के आगे चुपचाप बैठ जाता हूं। इस बयान का मतलब क्या है? नहीं, आप राकेश जी बोलने नहीं दे रहे, आप एक तरफा बीजेपी की कमेंट्री चलवा रहे हैं यहां पर। नहीं, कमेंट्री में किसी की नहीं चला रहा हूं। 40 मिनट में आपने 2 मिनट नहीं बोलने दिया कांग्रेस के प्रवक्ता को, आप ही बोलिए अकेले। अब मैं टाइम ड्यूरेशन निकाल कर दूं क्या आलोक जी? आलोक जी के पास शायद कुछ है नहीं ये बयान। चलिए 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड, बताइए। नहीं, आप बोलते रहिए भाई, मैं चुपचाप बैठूंगा, दिक्कत क्या है? नहीं भाई, चुप रहने के लिए थोड़े नहीं बुलाया है। चुप रहने के लिए आलोक कहीं और हम लोग बैठेंगे फिर। अरे रूठिए मत आलोक जी। चलिए आप बोलने देंगे तभी ना कोई बोलेगा। बोलिए बोला तो भाई, एक मिनट। आप बोलिए आराम से, बीजेपी वाले को बुलवाइए, आप बोलिए आराम से। चलिए रखिए अपनी बात, रखिए जो आप बोल रहे थे। नहीं साहब, मैं कब कह रहा हूं पीले चावल लेके आइए, आप काले चावल लेके आइए और कांग्रेस के ऊपर मार दीजिए। मुद्दे की बातचीत करिए ना, जवाब जो दे रहे थे उसे पूरा करिए प्लीज। भाई अब रूट मनोबल में बहुत टाइम जा रहा है। थोड़ा सा ऑडियो का डिले है इसलिए शायद बीजेपी से ले लीजिए ना, सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे तो हम। अरे आलोक जी, कोई बात नहीं, सब जाने दीजिए। आलोक जी सवाल आपसे पूछा, अब आप तरीका थोड़ी ना 40 मिनट में आप एक ही पार्टी के प्रवक्ता को बुलवाते रहेंगे, अब बुलवाइए उन्हीं को। सवाल अब आलोक जी, मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं निकालूंगा। नहीं साहब, आप बुलवाइए उन्हीं से। शो की शुरुआत में शुरू के 15 मिनट चलाइए और मेरे से पास में था। शुरू के 15 मिनट जवाब ही नहीं देना चाहता के पास था, उसके 6 मिनट में आपके पास था। दूसरे सेकंड की शुरुआत में मैं दूसरा सवाल आपसे किया। अब कुछ दिक्कत हो आप लोगों से एक सवाल नहीं पूछा जाती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार बताइएगा क्या? पिछले आधे से पौन मिनट में सिर्फ आपकी मान मनोबल हो कि आप जवाब दीजिए। जब मैं बोलने लगा हूं तब तो बोलने दीजिए, जब तकनीकी दिक्कत दूर हो गई होती है उसके बाद आप बीच में कूद पड़ेंगे। टीवी चैनलों पर बैठ रहे हैं तो समझिए ना, कभी कभी ऑडियो डिले होता है तो शायद आपकी बात मुझ तक समझने और आपको समझने में दिक्कत होती है। चलिए प्लीज अपनी बात रखिए। राकेश जी, एंकर्स को पॉइंट मिलने लगे कि बीजेपी को बुलवाइए और कांग्रेस को चुप रखिए। अरे आप आलोक जी अब आरोप प्रत्यारोप अगर लगाएंगे तो बोलिए वही सुन ले, या तो जवाब दे लीजिए आगे। नहीं साहब, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा, आप बीजेपी से ही पूछवा लीजिए। अरे आलोक जी, हम भी बड़ी देर से शांत बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लीजिए। चलिए, वक्त की कमी भी है और पिछला 2 मिनट मैंने जाया किया आलोक जी को सिर्फ मनाने में कि आप जवाब दे लीजिए। कुछ कई बार ऑडियो की दिक्कत होती है। दूसरे सेगमेंट में मैं सीधे आलोक जी के पास गया था कि उनका जवाब दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत हुई जिसके लिए हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई। वक्त की थोड़ी सी कमी भी है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।